हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस में हम लोग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 28 के पार्ट 1 में स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स पर एक जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था, जिसमें स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स की डेफिनेशंस और स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, किनको स्पाइस कहते हैं, किनको कॉन्डिमेंट्स कहते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का क्या स्कोप है हमारे यहाँ। ये हम लोगों ने लेक्चर 28 के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिएगा। आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है लेक्चर 28 का, जिसमें हम लोग जो है स्पाइस इंडस्ट्री या स्पाइस प्रोडक्शंस में कोई स्पाइसेस के प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमारी कंट्री में जो भी स्पाइस प्रोडक्शन हो रहा है वो उसके सामने, उस इंडस्ट्री के सामने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से स्पाइस जो क्रॉप्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुसार जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा है। तमाम सारी पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्पाइस इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो सबसे पहला है कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एज एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ द रिलीज्ड वेराइटी। मीन्स पहला सबसे जो हमारे सामने चैलेंज है स्पाइस प्रोडक्शन में, मसालों के उत्पादन में, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि हमारे पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है। मीन्स अगर किसान जो है एक पर्टिकुलर टाइप का, सपोज दैट कि कोई मसाले की खेती करना चाहता है, तो उस एरिया वाइज, जिस एरिया में वो किसान है उस एरिया वाइज और वहाँ की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार जो है वैरायटी अवेलेबल नहीं है किसानों के पास। यानी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सोर्स ऑफ जर्म प्लाज्म है। कुछ है, ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जर्म प्लाज्म्स हैं, वैरायटीज़ हैं, पर बहुत ही लिमिटेड हैं और वो एरिया स्पेसिफिक है, यानी हर एक वैरायटी हर एक जगह के लिए सूटेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर हमारे पास जो वैरायटी अवेलेबल भी हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उन वैरायटीज़ की लार्ज स्केल पर जो है प्लांटिंग मटेरियल नहीं है, चाहे वो सीड के फॉर्म में हो, चाहे वो वेजिटेटिव पार्ट के फॉर्म में हो। मतलब कहने का ये है कि अगर किसान उगाना चाहे तो उसको बीज, उस पर्टिकुलर वैरायटी की जो बीज की उपलब्धता है या वेजिटेटिव कटिंग है या जो है कटिंग से जो स्पाइसेस होती हैं या जो स्पाइसेस जो भी इसके प्लांटलेट्स वगैरह हैं जो नर्सरी में डेवलप किए जाते हैं, वो इतनी भारी मात्रा में नहीं किए जाते हैं कि एक किसान जो है एक बड़े क्षेत्र में के लिए इन पौधों को या इन बीजों को प्राप्त करके उसका उत्पादन कर सके। तो सबसे पहला तो जो है चैलेंज जो स्पाइस इंडस्ट्री के सामने है मसालों के उत्पादन में, वो यही है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो थोड़े बहुत क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हैं भी तो उनका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एडिक्वेट नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो चैलेंज है स्पाइस प्रोडक्शन या स्पाइस इंडस्ट्री के सामने, वो है लो प्रोडक्टिविटी, है ना। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स ज़्यादातर जो हमारे पास वेराइटीज़ हैं, स्पेशली जो लोकल वेराइटीज़ हैं या रीजनल वेराइटीज़ है जिनको ज़्यादातर फार्मर्स जो है उगाते हैं, उनकी लो प्रोडक्टिविटी है। एक्चुअली देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तो है नहीं, मतलब जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो डेवलप की गई हों, हैं लेकिन कम है ना। इतनी नहीं है कि वो हर किसान तक पहुंच सके, इतनी भारी मात्रा में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए किसान किस पर निर्भर है, किसान जो है लोकल वैरायटी पे निर्भर रहता है, रीजनल वैरायटी पे निर्भर रहता है, और वो जो वैरायटीज़ है उनमें प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है।
ठीक है। तो लो प्रोडक्टिविटी इज़ ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटीज़ ऑफ पुअर जेनेटिक पोटेंशियल विद रिगार्ड्स टू यील्ड एंड क्वालिटी पैरामीटर, यानी जो वेराइटी किसानों के पास है उगाने के लिए उनमें जो है वो जेनेटिकली जो है बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी की हैं और उनसे ईल्ड ज़्यादा किसानों को नहीं मिलती। तो यानी पहला चैलेंज तो ये है कि अच्छी वैरायटी की उपलब्धता नहीं है, और अगर कुछ एक अच्छी वैरायटी है भी तो उनका ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, और वैरायटीज़ जो है एरिया वाइज या रीजन स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा, जो लोकल वेराइटीज़ हैं जो किसानों के पास हैं वो पूरा जेनेटिक पोटेंशियल की हैं, उनमें ईल्ड और क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत ही लो स्टैंडर्ड के हैं। तीसरा चैलेंज है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है इस अलग अलग मसालों के उत्पादन की, है ना, वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, देखिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी एरिया वाइज होती है। सपोज दैट कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, मतलब सपोज दैट कि कहीं की सॉइल और क्लाइमेट के अनुसार जो है अलग अलग तरह की इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग तरह की फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं, है ना। तो उस अकॉर्डिंग जो है हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उस अकॉर्डिंग जो है वो अडॉप्ट नहीं की गई है अलग अलग जगहों पर। तो इसलिए भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। या तो इसके पीछे एक और भी कारण है, क्योंकि मसालों की खेती हमारे देश में एक पर्टिकुलर सीमित क्षेत्र में ही है, जैसे कि ज़्यादातर सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशली जो है हमारा केरला वाला जो पार्ट है या जो नीलगिरी हिल्स है उस वो जहाँ तक उस रेंज में है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु तक ही सीमित है ना, साउथ में। और कुछ मसालों की खेती जो है आपके इधर राजस्थान और एमपी तक में सीमित है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कुछ एक राज्यों में ही सीमित है, तो इन राज्यों के अनुसार ही कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप की गई हैं। लेकिन अगर दूसरे राज्य मसालों के उत्पादन में अगर आना चाहें या वहाँ का किसान जो है मसालों का उत्पादन करना चाहे, तो उसके पास एक स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं है। यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो साइंटिफिक मेथड है मसालों के उत्पादन का, वो टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है। मतलब रिसर्च बेस्ड उसके पास डेटा नहीं है कि कौन सी वैरायटी सुटेबल रहेगी, किस टाइम पर जो है प्लांटिंग करनी है और किस टाइम पर हमें हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे करनी है हार्वेस्टिंग, किस मसाले को कितना जो है सिंचाई चाहिए, कब चाहिए, खाद कितनी मिलनी चाहिए, अगर उसमें किसी भी तरह की इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ की प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है तो वो डिज़ीज़ मैनेजमेंट उसका कैसे किया जाए। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो है रिसर्च बेस्ड डेटा नहीं है। यानी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अभी मतलब इस जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स द्वारा अलग अलग राज्यों के लिए या अलग अलग एरिया वाइज जो है वो अभी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है ना। तो इसलिए भी मसालों का उत्पादन उन क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है, कुछ ही क्षेत्रों में हम मसालों का उत्पादन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज है इनएडिक्वेट एक्सटेंशन नेटवर्क फॉर इफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर डेवलप भी हुई है एरिया वाइज या स्पेसिफिक, एक तो रिसर्च कम हुई है, अगर हुई भी है तो किसानों तक उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी इफ़ेक्टिवली नहीं हुआ है। मीन्स किसानों तक उसकी जानकारी पहुंची नहीं है। बहुत सारे मसाले हैं, जैसे सपोज दैट टर्मरिक है, टर्मरिक हल्दी पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, इलायची पर है, और आपका ये ब्लैक पेपर है, लौंग है, मतलब तमाम सारे ऐसे मसाले हैं जिन पर एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, लेकिन वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। किसान अभी भी ट्रेडिशनल मेथड या नॉन साइंटिफिक मेथड से ही उन मसालों का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक ये भी चैलेंज है कि हमारे पास एक्सटेंशन नेटवर्क इफ़ेक्टिव नहीं है, सफिशेंट नहीं है कि जो भी जो है लैब टू लैंड जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा सके ईज़िली। ठीक है, और वैराइटीज़ की हम जैसे बात कर रहे हैं कि वैरायटी, जैसे सपोज अभी मैंने जिन मसालों का नाम लिया जैसे कि टर्मरिक हो गया या ब्लैक पेपर है, या इनकी जो वैरायटी है ये रीजन स्पेसिफिक होती है। ज़रूरी नहीं कि कोई वैरायटी किसी एक एरिया में बेहतर परफॉर्म कर रही तो दूसरी एरिया में भी बेहतर परफॉर्म करे। तो रीजन वाइज वैरायटी की उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद
लास्ट जो कॉन्स्ट्रेंट है या लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है हाई फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ एंड द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट प्राइस। यानी ये जो मसाले हैं इनका जो उत्पादन, जो किसान इन मसालों का जो उत्पादन करता है, इनके जो मूल्य है या इसकी जो वैल्यू है, प्राइस है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलता है। कभी बहुत ज़्यादा हाई रेट हो जाता है, कभी बहुत सस्ता होता है। तो एक प्राइस को लेकर के जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, ये किसानों के लिए रिस्क की तरह काम करती है। कि सपोज़ दैट आप मसाले की खेती करते हैं, टर्मरिक है या अदरक है, जिंजर वगैरह है, ठीक है, आप इसकी खेती करते हैं, लेकिन आपको पहले से नहीं पता है कि आपके उत्पादन करने के बाद इसका जो प्राइस है वो आपको उचित मूल्य, आपको उसका दाम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महंगा बिक जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको वो रेट ही ना मिले कि जितना आपको इनपुट लगा है। तो एक तरह से ये जो प्राइस में अनसर्टेनिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसानों के सामने कि मसालों की खेती करें या ना करें। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP है, वो जो है किसानों को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि किसान को उनके जो भी उत्पाद हैं, जो भी मसाले की खेती कर रहे हैं, उसका उनको दाम मिल सके। तो वो एक एश्योरेंस बन जाएगा उनके लिए कि नहीं, अगर हम उत्पादन करेंगे तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक ही जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसानों के सामने चैलेंज है। इसीलिए जो स्पाइस इंडस्ट्री है या मसालों का उत्पादन में भारत उतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर पा रहा, जबकि भारत जो है लैंड ऑफ स्पाइस कहा जाता है। भारत के जो मसाले हैं वो विश्व के दूसरी जो भी कंट्रीज़ हैं, कहीं पर इस क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के मसालों का उत्पादन नहीं होता जितना कि भारत में होता है। पर फिर भी भारत में मसालों का उत्पादन उस स्तर पर नहीं हो रहा है जिस स्तर पर उस भारत की में पोटेंशियल है, जिस स्तर पर यहाँ पर स्कोप देखा जाए। फिर भी वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग पूरी तरह से हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उसके कारण क्या है? उसके कारण यही पॉइंट्स हैं कि हमारे पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं है, रिसर्च बेस्ड डेटा नहीं है, यानी प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस जो साइंटिफिक मेथड है वो नहीं है भी तो किसानों ने अडॉप्ट नहीं कर रखा है ना। और एक्सटेंशन नेटवर्क नहीं है, यानी इफ़ेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, लैब टू लैंड, यानी जो नई जो है लैब रिसर्च बेस्ड जो डेटा है वो किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही है, और प्राइस का मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम वो अलग है। तो ये सब पॉइंट्स हैं स्पाइस प्रोडक्शन के सामने जो चैलेंजेस हैं। उसके बाद फिर भी इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, भारत सरकार ने। तो चलिए देख लेते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन से अपनी तरफ से कदम उठाए हैं जिससे कि स्पाइस प्रोडक्शन को भारत में बढ़ावा मिल सके। तो सबसे पहले तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक विभाग है जिसको हम कहते हैं द स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। सिर्फ स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, दा नहीं है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कोचीन केरला में लोकेटेड है। ये लोकेशन याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है। केरला में लोकेटेड है, कोचीन में, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मंत्रालय है हमारा, उसके तहत ये एक बोर्ड स्थापित किया गया है। इस बोर्ड का काम ये होगा, इस बोर्ड के दो काम होंगे, मसालों की प्रमोशन से रिलेटेड और मसालों की रेगुलेशन से रिलेटेड जो है चीज़ों को ये बोर्ड जो है वो को कंट्रोल करता है। यानी इस बोर्ड की जो एक्टिविटी है वो प्रमोटरी और रेगुलेटरी एक्टिविटी है रिलेटेड टू स्पाइसेस। मसालों की प्रमोशन करना और उसको रेगुलेट करना, ये इस बोर्ड का काम है। चलिए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ये बोर्ड के इस बोर्ड जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है वो क्या करता है। स्पाइस बोर्ड का काम है, सबसे पहला काम है प्रमोट इंडियन स्पाइसेस ग्लोबली, कि जो भारतीय मसाले हैं उनको पूरे विश्व में प्रमोट करना, है ना, उनको पूरे विश्व तक जो है उस पूरे विश्व को अवेयर करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे यहाँ मसालों को
मसालों की मांग करें, यानी डिमांड बढ़ाएं, है ना। तो प्रमोशन का काम है। दूसरा काम क्या है, प्रोवाइड्स क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसालों का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कंट्री वाइज अलग अलग देश जिस क्वालिटी का मसाला चाहते हैं उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है भारत के मसालों की क्वालिटी को मेंटेन करना है ना। तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाए ये भी स्पाइस बोर्ड तय करता है कि किस क्वालिटी के मसाले ही एक्सपोर्ट करने के लायक हैं। तो वो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को स्पाइस बोर्ड देखता है। फिर उस क्वालिटी अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार है तब जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया उन मसालों को सर्टिफाई करता है ना, उनको अप्रूवल देता है और उसके बाद जो है एक्सपोर्टर उसको विदेश में उसका निर्यात करते हैं। तो स्पाइस बोर्ड का एक ये भी काम है, यानी मार्केट रिलेटिव एक्टिविटी है ये। तीसरा काम है स्पाइस बोर्ड का डॉक्यूमेंट्स ट्रेड इंफॉर्मेशन, यानी जो व्यापार हो रहा है मसालों का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम इंपोर्ट कर रहे हैं अन्य देशों से, उससे रिलेटेड डेटा हर साल का डेटा जो है वो प्रोवाइड करना कि कौन से मसाले का कितना ट्रेड हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी कीमत का हो रहा है ना, कौन सा मसाला कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, किस कंट्री का हो रहा है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना भी स्पाइस बोर्ड का काम है, उसको कलेक्ट करना और उसको डॉक्यूमेंटेशन करना उसका। चौथा काम है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का, वो है प्रोवाइड्स इनपुट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर, यानी मसालों से रिलेटेड अगर कोई नीति बनानी है भारत सरकार को तो वो स्पाइस बोर्ड की जो है वो मदद लेता है, उनके सजेशंस लेता है कि किस तरह से हम मसालों के प्रमोशन को या रेगुलेशन से रिलेटेड अगर सरकार पॉलिसी बनाने जा रही है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स और इंडस्ट्री अगर कोई पॉलिसी के लिए सोच रही है तो उससे रिलेटेड एडवाइजरी प्रोवाइड करता है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो करता है वो है पार्टिसिपेट्स इन मेजर इंटरनेशनल फेयर्स एंड फूड एग्जीबिशन टू प्रमोट इंडियन स्पाइसेस, यानी भारतीय मसालों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मेले लगते हैं, फूड मेला जो लगता है ना, तमाम सारे फूड फेयर्स लगते हैं या एग्जीबिशंस लगते हैं, उसमें भागीदारी जो है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है भागीदारी अपनी रखता है ताकि वो अपने देश के मसालों को प्रमोट कर सके, उनको प्रसारित कर सके। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक इवेंट टू प्रमोट इंडियन स्पाइस, साथ ही साथ तमाम सारे घरेलू भी जो है फूड फेयर्स या एग्जीबिशंस जो है स्पाइस बोर्ड वो भी ऑर्गेनाइज करता है ताकि भारत में भी अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग तरह के मसालों को प्रमोट किया जाए, यानी डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ाई जाए और इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ाई जाए। तो ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है, अगर इन सारे पॉइंट्स को हम एक वर्ड्स में कहें तो हम कहें स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है प्रमोशन करना, स्पाइसेस का या मसालों का प्रचार प्रसार करना, इनकी डिमांड बढ़ाना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा इनकी जो है क्वालिटी को रेगुलेट करना या पॉलिसी मैटर पर सजेशन करना या फिर ट्रेड रिलेटेड डेटा का डॉक्यूमेंटेशन करना। ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है जो कि कोचीन केरला में लोकेटेड है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने मसालों के प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए एक और इनिशिएटिव लिया है कि अलग अलग राज्यों में स्पाइस पार्क बनाए जाएं। ठीक है, स्पाइस पार्क बनाए जाएं जिससे कि हम मसालों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, देखिए स्पाइस पार्क जो बनाया है ये स्पाइस बोर्ड के अंतर्गत आता है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया में ने तमाम सारे स्पाइस पार्क, मसालों का पार्क, एक तरह से मसाला पार्क भी इसको बोलते हैं, स्पाइस पार्क बोलते हैं, जिसको स्थापित किया है, करने की एक इनिशिएटिव लिया है अलग अलग राज्यों में, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करना। देखिए मसालों के साथ क्या होता है, मसालों को हम लोग डायरेक्टली नहीं यूटिलाइज़ करते हैं। जो भी मसाले जो है खेतों में जो उत्पादन होता है हम इनको डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते।
मसालों को कंज्यूमेबल फॉर्म में लाने के लिए इनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जैसे हल्दी है, अदरक है, सॉरी अदरक की बात नहीं है, लेकिन हल्दी है या ब्लैक पेपर है, लौंग है, सिनेमम, कैसिया, नटमेग, मेस, जितने भी ये मसाले हैं इनको हम डायरेक्ट कंजप्शन नहीं कर सकते हैं। इनको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए हम इनको एक प्रॉपर प्रोसेसिंग मेथड से गुजरना पड़ता है, तब ये हम इनको जो है यूज़ करने के फॉर्म में तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मसालों को की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पाइस पार्क की स्थापना इसी ऑब्जेक्टिव के साथ की गई है कि तमाम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड जो है डेवलप की जाए जगह जगह अलग अलग राज्यों में, कि वहाँ पर जो भी मसालों का जो उत्पादन होता है उन मसालों को उन जगहों पर ले जाकर के प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकें, क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोसेसिंग के दौरान ही आपका मसाला एक उच्च क्वालिटी का मसाला तैयार होता है, जो कि फिर जिसका कि बाहर विदेशों में भी निर्यात किया जा सकता है। सपोज़ दैट ये किसान बहुत अच्छी क्वालिटी का मसाला उगाया है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है, ग्रेडिंग नहीं हो रही है, शॉर्टिंग या ग्राइंडिंग, उसका मसालों का पिसना है ना, साथ ही उसका कलर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ अगर जो है पैकेजिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो रही है ना, तो मसालों का दाम नहीं मिलेगा। तो किसान कितना भी अच्छा प्रोडक्शन कर ले, मसालों की प्रोसेसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी प्रोसेसिंग को ध्यान में रखते हुए जो है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्पाइस पार्क की जो है स्थापना की है। और स्पाइस पार्क में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जिसमें कि मसालों का प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर चाहे मशीनरी रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, चाहे जो है जो भी रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ उससे एक दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बेरोज़गार लोग इन प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री हैं या स्पाइस पार्क से जुड़ेंगे और उससे उनको रोज़गार भी मिलेगा। तो ये स्पाइस पार्क का दो मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है, स्पाइस इंडियाज़ स्पाइस पार्क प्रोवाइड एक्सीलेंट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ये प्रोसेसिंग फैसिलिटी होगी वहाँ पर, है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मसालों को प्रोसेस किया जाएगा, उनकी क्लीनिंग की जाएगी यानी सफाई, फिर ग्रेडिंग यानी उनको छांटा जाएगा, उनको कलर वाइज या वेट वाइज या शेप साइज वाइज सॉर्टिंग किया जाएगा, ग्राइंडिंग पीसा जाएगा, पैकेजिंग किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा। यानी किसानों को अपने मसालों को सिर्फ जो है स्पाइस पार्क तक पहुंचाना होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ एजुकेटिव सर्विसेज भी स्पाइस पार्क देगा, मतलब प्रोसेसिंग फैसिलिटी के साथ साथ कुछ एजुकेटिव सर्विसेज भी देगा, यानी लोगों को थोड़ा इस मसालों से की प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ एजुकेशनल नॉलेज भी देगा, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा कि कैसे मसालों की अच्छी तरह से खेती की जाए, या किसानों को जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये जो है ऑर्गेनाइज करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेगा। साथ ही मसालों की पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना भी इसका काम है, मतलब कैसे वो उससे रिलेटेड जानकारी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और एडवांस स्पाइस प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो अभी तक जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस थी मसालों की प्रोसेसिंग की, अब जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग मसालों की, उससे रिलेटेड जानकारी भी प्रोवाइड करेगा। ग्लोबल फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड जानकारी भी प्रोवाइड करेगा। तो ये स्पाइस पार्क के ये भी काम होंगे। तो इस तरह से स्पाइस पार्क की जो स्थापना है उससे कई सारे जो है चीज़ें सुनिश्चित होंगी। सबसे पहला तो ये है कि बेटर प्राइस मिलेगा, मसालों का सही दाम मिलेगा, यानी किसान जो भी मसाला उगाएगा उस मसाले की अगर प्रोसेसिंग अच्छे से हो गई तो उसका दाम उससे बेहतर मिलेगा, ठीक है। सप्लाई चेन कॉस्ट कम हो जाएगा। सप्लाई चेन कॉस्ट मतलब कि अलग अलग राज्यों में अगर मसालों का जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जो मसालों का ट्रांसपोर्ट सपोज दैट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता था, या जो एक लंबी दूरी तक मसालों का ट्रांसपोर्टेशन होता था, वो अब वो सप्लाई चेन जो है
नहीं रह जाएगी। हर राज्य में अपना अपना स्पाइस पार्क होगा और वहीं पर मसालों की प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग होगी और वहीं से उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, है ना। तो एक ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो, सप्लाई चेन कॉस्ट का ये खर्चा जो है वो बचेगा, ठीक है। और स्पाइस की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। और इन जगहों से मसालों को डायरेक्ट जो है निर्यातकों को जो है बेचा जा सकता है इन स्पाइस पार्क्स से। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्पाइस पार्क की स्थापना की है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर स्पाइस पार्क की स्थापना की है? वो पहला है यूपी में रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में स्पाइस पार्क की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर की गई है, एक छिंदवाड़ा में और दूसरा गुना। 2 जगह है, छिंदवाड़ा और गुना। इन दोनों जिलों में भी स्पाइस पार्क की स्थापना की गई है। 2 राजस्थान में स्पाइस पार्क की स्थापना की गई है, जहाँ जोधपुर में और कोटा में, ठीक है। और बाकी साउथ में, जिसमें एक आंध्र प्रदेश में के गंटूर में, आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्पाइस पार्क की स्थापना की गई है, और तमिलनाडु के शिवा गंगा में, केरला के पुटाडी में, है ना। तो देखिए ये जितने भी स्टेट हैं ये ज़्यादातर मसाला उत्पादन वाले राज्य हैं, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर नॉन सीड स्पाइसेस यानी जो बिना बीज वाले मसाले होते हैं। बिना बीज वाले मसाले 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज वाले, एक बिना बीज वाले। बीज वाले होते हैं जैसे धनिया, सौंफ, जीरा, ये सब सीड स्पाइसेस इनको बोलते हैं। और बिना बीज वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं जैसे कि दालचीनी हो गया, है ना, और आपका ये लौंग हो गया, इलायची नहीं है, नटमेग है, मेस है, तमाम ऐसे मसाले हैं जो जिनको नॉन सीड स्पाइस बोलते हैं। तो नॉन सीड स्पाइस जो है वो साउथ में उनका प्रोडक्शन होता है, और सीड स्पाइसेस का प्रोडक्शन जो है वो एमपी और राजस्थान वाले एरिया में होता है। तो इन्हीं राज्यों को ध्यान में रख के वहाँ पर स्पाइस पार्क को जो है स्थापित किया है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, ताकि मसालों की प्रोसेसिंग बेहतर वहाँ पर उत्पादित होने वाले मसालों की प्रोसेसिंग अच्छे से हो सके, है ना। जैसे आंध्र प्रदेश के गंटूर में जैसे चिली मिर्च जो है वो वेजिटेबल में भी आती है और स्पाइस में भी आती है, जो लाल मिर्च होती है। तो आंध्र प्रदेश का जो गंटूर जिला है वहाँ वो मिर्च उत्पादन के लिए पूरे देश में विख्यात है। मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश में ही होता है। जो लाल वाली मिर्च आती है मसाले में जो इस्तेमाल होती है, या जो पिसी लाल मिर्च आती है, तो गंटूर, इसीलिए आप देखिए मिर्च, आप लोग जब मिर्च पढ़ते होंगे, मिर्च का कल्टीवेशन, चिली का आप लोग पढ़ते होंगे, तो ज़्यादातर वैरायटी देखिए आपको G3, G4, G2 के नाम से मिलेगी, कभी गौर करिएगा। तो जी का मतलब गंटूर होता है, यानी गंटूर में जो है चिली रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पर जो है वहाँ से वो वैरायटीज़ रिलीज्ड हैं, ठीक है। तो गंटूर 4, गंटूर 3 इस नाम से चिली की वैरायटीज़ आपको देखने को बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है चिली प्रोडक्शन में लीडर है। तो चिली को ध्यान में रखते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस है, लाल मिर्च मसाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में एक स्पाइस पार्क की स्थापना की गई है, जहाँ पर कि स्पेशली चिली की प्रोसेसिंग को लेकर के फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और तमिलनाडु और केरला में तो दूसरे अन्य जो भी वहाँ तमाम तरह के मसाले होते हैं, जैसे इलायची हो गया और ब्लैक पेपर है, लौंग है, नटमेग, मेस, कैसिया, इन सारे मसालों की प्रोसेसिंग होगी। और राजस्थान के कोटा और जोधपुर में सीड स्पाइसेस, या एमपी में सीड स्पाइसेस की बात होगी, यानी जो बीज वाले मसाले हैं, जैसे कि सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, और आपका ये धनिया, कोरिएंडर वगैरह है। तो इन मसालों की प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो स्पाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे वहाँ पर होगी, है ना। उसके बाद दूसरा जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है वो है ICR ने, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, IISR, ठीक है, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
स्पाइस रिसर्च, ये भी केरला में लोकेटेड है, पर इसका जो लोकेशन है वो है कालीकट। देखिए ये लोकेशन मैंने दोनों की दे दी है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि दोनों संस्थान केरला में ही लोकेटेड हैं, पर जिले अलग अलग हैं, यानी लोकेशन अलग अलग है। तो हमेशा क्वेश्चन जो पूछता है वो लोकेशन से पूछता है, केरला से नहीं, ऐसे नहीं आएगा कि कहाँ किस राज्य में है। बहुत रेयर होता है पूछ ले कि कहाँ पर है, लेकिन ज़्यादातर पूछता है कोचीन में है या केरला में है, सॉरी कालीकट में है। तो आपको पता होना चाहिए कि IISR is located at Calicut and Spice Board of India is located at कोचीन। तो ये दोनों ही जो है लोकेशन आप लोगों को दिमाग में अपने रखनी है। तो हाँ, तो ये जो दूसरा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है रिसर्च बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ICR का जो इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किया गया है केरला के कालीकट में, जहाँ पर स्पाइस की रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। स्पाइस बोर्ड के काम अलग थे, ठीक है, वो अलग काम है, वो उनका काम प्रमोटरी और रेगुलेटरी है। लेकिन जो एक दूसरा इंस्टीट्यूट है IISR, ये ICR का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव है। तो इस इंस्टीट्यूट में जो है मसालों पर रिसर्च होती है कि अच्छी अच्छी क्वालिटी के मसालों का उत्पादन किया जाए, रीजन वाइज, स्पेसिफिक वाइज, और मसालों की वैरायटी को डेवलप किया जाए, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए, अच्छे अच्छे जेनोटाइप डेवलप किया जाए, है ना। और इनके डिजीज़ और पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च होती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च होती है, मार्केटिंग, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, मसालों में जो भी न्यूट्रास्यूटिकल या फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सपेक्ट है, यानी इसकी जो फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है यानी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, इनसे रिलेटेड रिसर्च होती है। तो ये वही सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन, कंजर्वेशन, इवेल्युएशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ जर्म प्लांट्स। सबसे पहला काम तो है कि अलग जो हमारे जो इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं, यानी लोकल जो वेराइटीज़ हैं, उनका कलेक्शन करना, कंजर्व करना, इनको इवेल्युएट करना और उनकी कैटलॉगिंग करना, यानी उनको जो है सूचीबद्ध करते हैं हम कि ये जर्म प्लाज्म हमारे अवेलेबल अवेलेबल हैं। ये काम IISR का है। उसके बाद नई वेराइटी को डेवलप करना जो कि ज़्यादा उत्पादन करे, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के हो, है ना, और ऐसी वैरायटी जो बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर लें। तो उसको जो है डिफरेंट टाइप के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स के थ्रू नई वैरायटी डेवलप करना भी IISR का काम है। उसके अलावा स्टैंडर्डाइजिंग प्रोपगेशन मेथड टू इंश्योर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है IISR का, क्योंकि जो सबसे पहला चैलेंज हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास लैक ऑफ अवेलेबल क्वालिटी मटेरियल इन सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है ना। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यानी जो भी वैरायटी हमारे पास अच्छी वैरायटी है वो ज़्यादा मात्रा में उसकी प्लांटिंग मटेरियल नहीं उपलब्ध है कि किसानों को सफिशिएंट क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल मिल पाए उत्पादन के लिए। तो IISR का एक ये भी काम है कि नर्सरी प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करना मसालों का लार्ज स्केल पर, जिससे कि किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि वो अपनी इसकी पर्टिकुलर टाइप के मसालों की खेती कर सकें। तो अच्छी वैरायटीज़ को लार्ज स्केल में उनके पौध उत्पादन भी IISR का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रो टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। पैकेज और एक और चैलेंज हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं है, प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं है कि किस मसाले का क्या सोइंग टाइम है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, कितना इरिगेशन, कितना मैन्योर फर्टिलाइजेशन, यानी ये जो कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है ये भी एक चैलेंज है। तो IISR का काम है कि इस तरह की एग्रो टेक्नोलॉजी को भी हर वेराइटी वाइज या क्रॉप वाइज जो है एग्रो टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करना अलग अलग रीजन के लिए, ताकि मसालों का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट पर काम करना। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद मसालों का क्वालिटी स्टैंडर्ड बरकरार रहे, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना भी IISR का काम है। और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कल्टीवेशन, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन इन स्पाइसेस, यानी
मसालों की कल्टीवेशन, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी जो है पहुंचाना IISR का काम है। यानी एक्सटेंशन एक्टिविटी भी जो है एक रोल प्ले करता है IISR कि किस तरह से इसकी जानकारी किसानों तक भी पहुंचाई जाए। और साथ ही साथ मसालों की न्यूट्रास्यूटिकल यानी जो उसमें न्यूट्रिशनल उसके बेनिफिट्स हैं और उसके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं उस पर भी रिसर्च होती है। तो ये रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी IISR करता है और प्रमोटरी और रेगुलेटरी बेस्ड एक्टिविटी जो है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया स्पाइस पार्क के माध्यम से प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मसालों का हम विदेश में या दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकें। तो इस तरह से ये जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं स्पाइस प्रोडक्शन को अपने यहाँ बढ़ाने के लिए, है ना। तो हम आज के वीडियो में हम लोगों ने ये दो चीज़ें देखी कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं, स्पाइस मसाला जो उद्योग है हमारे देश का उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है, और उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए भारत सरकार कौन कौन से इनिशिएटिव उसने ले रखे हैं, उनको हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पाइसेस के क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।